गाइस, वर्क एंड एनर्जी जो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा था उसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस आज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं अच्छी तरह से डॉट प्रोडक्ट जो होता है और स्केलर प्रोडक्ट दोनों एक ही तरह के फॉर्म होते हैं, दोनों एक ही तरह की चीज, मतलब दोनों एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग नाम हैं। यानी वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हमें दो एग्जाम्पल देना है डॉट प्रोडक्ट का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, वर्क। जो वर्क होता है वो फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे एक एरो नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड, इंस्टेंटेनियस पावर। इसे डिफाइन किया जाता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। तो ये दो एग्जांपल हो गए डॉट प्रोडक्ट के। गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कांस्टेंट फोर्स 2i + 3j + 4k न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो इतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। ये दोनों सेम चीज है, बस यूनिट अलग अलग है। तो क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन W इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, that is equal to 2i + 3j + 4k डॉट 2i + 3j + 4k। इतना जितना भी होगा ये इतना जूल हो जाएगा वर्क डन। इसका यूनिट न्यूटन, उसका मीटर, न्यूटन इंटू मीटर करेंगे तो जूल आएगा। अब इसको डॉट करें तो डॉट करने का तरीका क्या है, जहां आई से डॉट मीन्स एक तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आई से जब आई को डॉट करते हैं तो 1 आता है, जे से जे को डॉट करते हैं 1 आता है, के से के को 1 आता है। लेकिन आई का किसी अदर के साथ आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है। तो आई और जे के बीच में, आई है एक्स एक्सिस के along यूनिट वेक्टर, जे वाई एक्सिस के along यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, देयरफॉर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो उसको लेने की जरूरत नहीं, बस आई वाले को जे वाले को करेंगे। तो 2 × 4 + 3 3 9 4 4 16 29 जूल। ये वर्क डन हुआ, बस इतना ही करना है इसमें। हाँ गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स इज पुश थ्रू। एक समतल है यानी प्लेन है, वहां एक बॉक्स है और इस बॉक्स को 6 मीटर घसीटा गया है, यानी पुश थ्रो मतलब इसे भी घसीटते हुए ले जाया गया है। और ये जो फर्श है, यानी ये जो वो है फर्श, फ्लोर, ये फ्लोर इसके ऊपर 100 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन। नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो जब ऐसे क्वेश्चंस में कुछ दिया नहीं हुआ है कि अप्लाइड फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है
और बोला है पुश किया गया है, तो पुश किया गया तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो पुश किया गया है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी यूनिफॉर्मली इसको यूनिफॉर्म मोशन देकर उसको पुश किया गया है, मतलब 6 मीटर तक ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। बॉक्स इज मूविंग यूनिफॉर्मली 6 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स ऑन बॉक्स इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इट मींस फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल है। सो अप्लाइड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड वो फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो 100 न्यूटन ही है। मीन्स यहां से एक चीज क्लियर हो ऐसे क्वेश्चन में कि जब पूछा है अप्लाइड फोर्स का वर्क डन, तो अप्लाइड फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स का होगा, 100 न्यूटन का फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स है। तो वर्क डन, तो फर्स्ट केस में वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में है, यानी इसका मतलब ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ए बी, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू फोर्स, क्यों वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो एफ डी कॉस 0 दैट इज एफ इंटू डी, और ये इक्वल टू 100 इंटू 6 मीटर, तो 600 जूल पॉजिटिव। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ऊपर हम देख चुके हैं कि दोनों फोर्स बराबर है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव जो विरोध करने वाला फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू माइनस 600 जूल। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा 600 जूल, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, मतलब जैसे कि अगर फ्रिक्शन फोर्स देखा जाए तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है फ्रिक्शन, और डिस्प्लेस हो रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मींस फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है और cos 180 -1 होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, और जो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स F इक्वल टू 10 + 0.5x न्यूटन acts on a particle in x direction. Find the work done by the force from x equal to 0 meter to x equal to 2 meter. ऐसे केसेस में जब फोर्स का कोई एक्सप्रेशन दिया रहता है x के साथ साथ, फोर्स का वैल्यू x के साथ साथ चेंज हो रहा है, मीन्स ये वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो सपोज A से B हम ले जा रहे हैं fx dx, ये वर्क डन होता है वेरिएबल फोर्स का। fx का मतलब जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं उसी की डायरेक्शन में फोर्स का या तो फोर्स हो या तो फोर्स का कोई कंपोनेंट हो, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ fx दिया हुआ है, ये फंक्शन है x का, फोर्स f कैपिटल, तो दैट इज इक्वल टू हमें वर्क डन निकालना है, तो a 0 से 2 दिया हुआ है और fx है 10 + 0.5x इंटू dx, ये जो dx है यहाँ पर। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिमाग में रखते हैं, जो सिंपल फॉर्मूले ज्यादातर केसेस में वही यूज होता है। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, ये इक्वल टू होता है x पावर n+1 बाई n+1 प्लस एक कांस्टेंट k, और इसे हम उस तरह से कर सकते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 to 2 10 dx प्लस 0 to 2 0.5x dx। तो इसका फॉर्मूला यहाँ 10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगाना है,
तो बाहर आ जाने के बाद ये आ रहा है यहाँ पर dx, इंटीग्रेशन dx, इसको हम 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। 1 की जगह पर x पावर 0 dx लिख सकते हैं। तो x पावर 0 dx अगर लिखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मूले से, x पावर 0 प्लस 1 यानी x बाई 1, x, इसका x प्लस एक कांस्टेंट कोई k। लेकिन जब यहाँ लिमिट दिया रहता है तो कांस्टेंट k का वैल्यू 0 हो जाता है, तो हमको लिमिट की जरूरत नहीं है, बस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x है, x, फिर ये 0 से 2 प्लस 0.5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x dx, फॉर्मूला देखें x पावर n, तो x है तो x पावर 1 है, कुछ नहीं तो x पावर 1 है, तो x स्क्वायर बाई 2, 0.5, x 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ये फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और ये भी इसका लिमिट है 0 to 2, इसके बीच में से करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब हम देखेंगे x का वैल्यू 2 रखेंगे, फिर -0, पहले 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 0 प्लस 0.5, यहाँ है 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, 0 का स्क्वायर। ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 10 टू जा 20, और यहाँ 4, ये तो 0 होगा, 4 बाई 2, 2 से 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट, यहाँ ये 0 इसका एंटर वो है, लिमिट है, तो इट मीन्स ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 0.1 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13 जूल, ये इसका आंसर होगा। गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिवेटर weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.4 meter per second. What should be the minimum horsepower of the motor? क्या सी बात है, अगर एलिवेटर है या लिफ्ट है, ये 500 kg का है, दिया होगा मास 500 kg, इट मीन्स इसका जो वेट नीचे काम कर रहा है, गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिवेटर वेइंग 500 kg, जो एलिवेटर है उसका जो वेट है वो 500 kg है, सॉरी मास है उसका, वेइंग का मतलब मास बताया है, और नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट काम करेगा वो 500 इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना न्यूटन काम करेगा। अब इस एलिवेटर को ऊपर की तरफ ले जाना है, चाहे मोटर ही ले जाएगा उसको, मोटर उस पर वर्क करेगा, अपना एनर्जी लॉस करेगा, तो मोटर पूछ रहा है कि मोटर का मिनिमम हॉर्स पावर कितना होना चाहिए, कितना काम हो जाएगा। तो मिनिमम हॉर्स पावर का मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ले जाना है तो जाहिर सी बात है नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, यानी नीचे अगर 500 जी न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन में भी उसे 500 जी न्यूटन का फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा, और उससे ज्यादा लगाएंगे तो एक्सीलरेटेड मोशन कर जाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। तो ऐसे केसेस में अगर उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाना है तो सीधे मिनिमम जो हॉर्स पावर है तो हम देखेंगे कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो मिनिमम पावर, तो यहां पावर का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स जो हॉर्स मोटर लगा सके, और डिस्प्लेसमेंट इसका डॉट प्रोडक्ट, फोर्स 500 जी 9.8 इंटू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर सॉरी, वेलोसिटी इसका ऊपर के डायरेक्शन में ही दिया हुआ है 0.54 मीटर पर सेकंड, 0.4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही जूल वर्क टर्न होगा, सॉरी इतना वॉट इसका पावर हो जाएगा। और जब इसे हॉर्स पावर में बदलना है तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है, तो यहां 746 से इसको डिवाइड कर देंगे 46, तो उसमें ये वॉट नहीं रहेगा, उस समय ये एचपी हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द आंसर।
गाइस ये क्वेश्चन है, द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज फाइंड आउट करना, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ, इनिशियल कितना था, इनिशियल शुरुआत में कितना था इंटू 100, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चेंज कितना हुआ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज और उसका इनिशियल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पी स्क्वायर बाई 2m है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल कितना है, तो बोला है मोमेंटम 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा, न्यू मोमेंटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होगा P प्लस 10/100, 10% बढ़ाना है, P दैट इज इक्वल टू 110/100, P दैट इज इक्वल टू 11P/10। तो काइनेटिक एनर्जी 2 फाइंड आउट करने के लिए अब हम देखेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे P2 स्क्वायर बाई 2m माइनस P1 स्क्वायर बाई 2m। क्यों, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल बाई P1 स्क्वायर बाई 2m इंटू 100, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो P2 का वैल्यू क्या है, P2 का वैल्यू है 11P/10, 2m ये कैंसिल हो जाएगा कैलकुलेशन से, तो 11P/10 का मतलब 121 P1 स्क्वायर बाई 100 माइनस P1 स्क्वायर बाई 100, हाँ ठीक है, ये हो गया P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर बाई P1 स्क्वायर इंटू 100। यहाँ से P1 स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे, तो P1 स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो 121/100 माइनस 1 बाई P1 स्क्वायर इंटू 100, ये से कैंसिल हो गया। इसको माइनस करेंगे, 121 माइनस 100 21/100 दैट इज इक्वल टू 21/100 इंटू 100 इक्वल टू 21। तो ये प्लस में आ रहा है, ये जो चेंज है प्लस में आ रहा है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया कितना 21%। तो आंसर जो पूछा है वैसे ऐसे 21% कितना इंक्रीज किया, दिस इज द आंसर। गाइस ये क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए कार weighing 500 kg इन ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। 25 मीटर डिस्टेंस पे कार को रोक देना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, मीन्स इसका मतलब ये है कि कार यहाँ दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर पर है और इंजन काम करना बंद कर दिया है, सॉरी इंजन को ऑफ कर दिया गया है। अब जो मोशन है उस मोशन से वो फ्रिक्शन से लड़ता हुआ रुक जाएगा, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन जो वर्क कर रहा है कार के ऊपर वो निगेटिव वर्क कर रहा है और वो इससे इसका एनर्जी डाई आउट हो रहा है धीरे धीरे। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि वही फोर्स ही काम कर रहा है रोकने में और कोई दूसरा फोर्स नहीं है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, चेंज मीन्स हमेशा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो रुक गया तो जीरो हो गया, माइनस इनिशियल हाफ इंटू m 500 है, v स्क्वायर तो 72 kph, v स्क्वायर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख देंगे 20 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 250 इंटू 400 माइनस इतना वर्क डन, इतना जूल हुआ।
तो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एवरेज फ्रिक्शन फोर्स। तो मान लेते हैं एवरेज फ्रिक्शन फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर है, दैट इज इक्वल टू दिस। तो F इक्वल टू -5/25 दैट इज इक्वल टू -4000 न्यूटन। मीन्स हमें 4000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इसको स्टॉप करने के लिए। इसमें गाइस थोड़ा और भी प्लस कर दे रहे हैं, कुछ लिखना होगा जैसे वर्क डन बाई फ्रिक्शन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर देंगे 20 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू, तो यहाँ लिख देंगे u इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हुआ। फ्रिक्शन को सपोज कर लिया हमने f, फ्रिक्शन इक्वल टू स्मॉल f, और डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर दिया हुआ है। तो हम जान रहे हैं कि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में होगा, तो इसको भी चाहें तो हम माइनस कर सकते हैं, या तो ऐसे ही रखेंगे तो एफ का वैल्यू माइनस में आएगा, जो कि अननेचुरल नहीं है। वो एक रियलिटी है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन।